गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में अब तक हमने पढ़ा व्हाट आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, methods of preparation from alcohol, from 1,3-diethanes, from acid chlorides, from nitriles, from GR. Various methods so far we have studied. Almost all the methods we have done so far. दो नए रिएक्शन बता रहा हूँ उसके बाद। वन इज़ सॉमलेट रिएक्शन। सॉमलेट रिएक्शन हम क्या करते हैं, बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन से एल्कोहल की प्रेजेंस में कराते हैं और उसका हाइड्रोलिसिस करने पर बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन क्या होता है ये अभी हम रिएक्शंस करेंगे तब आ जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जब अमोनिया से कराते हैं तो मिलेगा हमें हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। तो क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या इसका यूज़ है, उससे मैं बताऊंगा। यहाँ पर सॉमलेट रिएक्शन में एज ए रीजेंट इसको यूज़ करते हैं। दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड है इटार्ड ऑक्सीडेशन। इटार्ड ऑक्सीडेशन में क्या किया जाता है, टॉलिन का ऑक्सीडेशन हम करते हैं क्रोमिल क्लोराइड के साथ। ये जो रिएजेंट है क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, और कभी कभी हम इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड की जगह CS2 भी ले सकते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड भी इनर्ट सॉल्वेंट चाहिए हमारे को यहाँ पर। तो जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। उस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर ये होती है, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा है। और इसका हाइड्रोलिसिस करने पर, एसिड की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। बट ये इंटरमीडिएट जो बनता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इस इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें क्वेश्चन आता है नॉर्मली कि जो ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है इंटरमीडिएट इटार्ड ऑक्सीडेशन में, उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है इसके अंदर। बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक रिएक्शन और होता है कि टॉलिन का ऑक्सीडेशन क्रोमिल क्लोराइड की बजाय अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से कराएं तो अब क्या बनता है? बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट इंटरमीडिएट बनता है। और इसके हाइड्रोलिसिस करने से भी क्या मिलता है हमको? बेंजल्डिहाइड मिलता है। ओके, जहाँ तक प्रेपरेशन का सवाल है, आप सारे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन बहुत अच्छी तरह लर्न करें और बिल्कुल जो एम्फेसिस देना है आपको, जो सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन है आपके, जैसे एसिड क्लोराइड से, नाइट्राइल से, 1,3-डाइथेन से और अल्कोहल से, तो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं इसके। अब हम करते हैं रिएक्शंस। लेकिन जैसा कि हर चैप्टर हम करते हैं, रिएक्शन से पहले दो प्रॉपर्टीज़ हम हमेशा डिस्कस करते हैं और वो दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। इनमें जो क्वेश्चन बनते हैं बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी में, वो किससे संबंधित होते हैं? या तो ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या रीजनिंग पूछे जाते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है, क्यों कम है, इनको घटते या बढ़ते क्रम में लिखो। इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं मैं आपको कि बॉइलिंग पॉइंट जो कार्बोनाइल कंपाउंड का है, इट इज़ मोर देन एल्कोहल एंड कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉरस्पॉन्डिंग बोलना जरूरी होता है कि उससे तुलना कर सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका कारण क्या है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि इसके अंदर केवल ये डाइपोल है। देखो ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा के कारण ये क्या बन गया? डाइपोल। तो इन दोनों के बीच में क्या रहता है? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन रहता है। तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तुलना में काफ़ी वीक है। तो इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट उनसे ज़्यादा होता है। अब अगर हम कंपेयर करें आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स और कीटोन में, तो कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा किससे? एल्डिहाइड से होगा। क्योंकि कीटोन्स में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग दो ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पर, जो कि कीटोन्स की पोलैरिटी को ज़्यादा बढ़ाते हैं। और आप यूँ कह सकते हो कि डाइपोल मोमेंट म्यू ऑफ कीटोन्स का जो म्यू है, डाइपोल मोमेंट है, वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड से क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में ये सारे पॉइंट जो मैंने बोले हैं, इनको बहुत अच्छी तरह ध्यान से सुन के आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और इनसे नोट्स बना लें। क्वेश्चन इसका अंदर हमेशा रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, या ये क्वेश्चन आता है भी किसका ज़्यादा है किसका कम है, ऐसे बन सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की।
सॉल्युबिलिटी जब भी हम देखते हैं देखो, तो जो लोअर कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, लोअर कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मतलब हो गया अप टू 4 कार्बन मान लें, अप टू 4 कार्बन, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में क्या होते हैं, बहुत अच्छी तरह घुल जाते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न देखने के लिए देखिए सॉल्युबिलिटी, व्हाई इट इज सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड होगा उनकी स्ट्रक्चर ये होगी, और वो वाटर से क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बोनाइल कंपाउंड, और ये देखो ये क्या बन गया, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, और हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबिलिटी के कारण इनकी सॉल्युबिलिटी होती है। लेकिन जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, लोअर के बाद हायर, एल्काइल ग्रुप का साइज़ बढ़ेगा। एल्काइल ग्रुप कैसा होता है, नॉन पोलर पार्ट होता है, और इस नॉन पोलर पार्ट के बढ़ने से इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है, कम हो जाती है, कम होती जाती है। लेकिन अगर हम एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करें, तो एरोमेटिक कार्बोनाइल, अब एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स में क्या होगा, दिस एराइल रिंग, और उसके बाद ये या कीटोन, तो ये वाला जो पोर्शन है देखो, दिस पोर्शन हाइड्रोकार्बन पार्ट है। ये हाइड्रोकार्बन पार्ट कैसा होता है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर होने के कारण इसकी सॉल्युबिलिटी क्या रहती है, कम रहती है। तो ऑलमोस्ट इन कोल्ड वाटर एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट। डन। हालांकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये घुल जाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट जब भी आती है उनको अच्छी तरह आप डिस्कस करो। बहुत बार बताया मैंने आपको चीज़ें, जब भी हम रिएक्शन शुरू करते हैं उसके बाद हम पढ़ते हैं। अब देखो, अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शंस का जो डिवीज़न है वो मैं नंबर्स की बजाय थोड़ा अलग हिसाब से करूँगा कि कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शंस कैसे हो सकते हैं। देखिए, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में सबसे पहले हम करें, हेडिंग डाल दीजिए आप, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, रिएक्शंस। अब देखो रिएक्शंस में नॉर्मली अपन नंबर 1 2 3, पर इसके अंदर रिएक्शंस इतनी ज़्यादा हैं कि इनका क्लासिफिकेशन थोड़ा मैं अलग टाइप से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो ए हेडिंग डाल दो, ए में फिर अलग अलग जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो करेंगे, इस टाइप से हम करेंगे। ए में हम क्या लिख रहे हैं, देखिए ए हेडिंग में मैं क्या लिख के दिखा रहा हूँ आपको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। इसके शॉर्ट में अपन कैसे लिखा करेंगे, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले इसी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो है कार्बोनाइल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देते, कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, कौन से कम रिएक्टिव होंगे। मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ आपको, पहले जो डिफरेंस बताया था पहले दिन ही कि एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है ये मैं यहाँ समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट क्या नोट करना है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, कार्बोनाइल यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं क्योंकि इसकी पोलैरिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब क्यों देते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक क्यों नहीं देते, उसको मैं थोड़ा मैकेनिज्म टाइप बता के आपको समझाऊंगा, और वही आंसर आपको देना होता है क्यों देती है और क्यों नहीं देती। जैसे मान लो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ओके, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, और कार्बोनाइल ग्रुप पे हम किसका अटैक कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहे हैं। किसका अटैक कर रहे हैं, नाभिक स्नेही का। अब नाभिक स्नेही का जब अटैक करें, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्यों करेंगे, देखो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कौन चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट दिस कार्बन, कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कार्बन पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इंटरमीडिएट बनेगा, उसमें ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो हम क्या लिखते हैं, हाउ इट विल बी रिटन, दिस CO, O पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल। ये वाली जो चीज़ बनी इंटरमीडिएट, ये किससे रिएक्शन करेगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा, और O पे क्या जुड़ जाएगा, E, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, NU, ये अपना प्रोडक्ट बन गया। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट इसके अंदर बना, ये इंटरमीडिएट।
नो दिस इंटरमीडिएट, इसकी खास बात क्या है इस इंटरमीडिएट की, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये इंटरमीडिएट क्या है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करना है इसके अंदर, ये इंटरमीडिएट क्या है, स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। स्टेबल इंटरमीडिएट क्यों है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज जो प्रेजेंट है इट इज प्रेजेंट ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। अब मान लो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, तो इसका इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कराएं, इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कराएं। इलेक्ट्रोफाइल से अगर अटैक कराएंगे तो पहले किस पे जुड़ेगा, ओ पे जुड़ेगा। ओ पे जुड़ने पे चीज़ क्या बन जाएगी, देखो सी, ओ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है। नो दिस इंटरमीडिएट इज हाईली अनस्टेबल। ये जो इंटरमीडिएट बनता है क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा है, एंड हैंस ये नहीं बनता, और ये नहीं बनता देयरफॉर डोंट गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं देता। ठीक है, ये आपको पहला पॉइंट तो ये समझना है हमेशा। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, पहले अटैक किसका होता है। देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके हमने इलेक्ट्रोफाइल तो फिर भी जोड़ा, अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पहले किया, इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहले किया। रिएक्शन कौन सी होती है, जैसे एल्कीन्स एल्काइंस में हमने रिएक्शंस पढ़ी, वो रिएक्शन में पहले अटैक किसका होता था, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होके कार्बोकैटायन बनते थे, तो पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का था, इसलिए वो रिएक्शन कौन सी थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। लेकिन यहाँ पर पहले अटैक किसका है, न्यूक्लियोफाइल का है, इसलिए ये रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है। कौन सी रिएक्शंस कहलाती हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहलाती हैं। ओके, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे, वो यह है कि कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कम देंगे और किसकी रिएक्टिविटी कम होगी और किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसका हेडिंग आप ये डाल दीजिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अलग अलग एल्डिहाइड्स कीटोन हैं, उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अलग अलग जो एल्डिहाइड्स हैं कीटोन्स हैं, उनकी रिएक्टिविटी कैसे होगी, ये डिफरेंस मैं पहले दिन से आपको बताता है। देखो इसका क्या ध्यान रखना है आपको, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। इसका क्वेश्चन क्या आएगा बताऊंगा। अब जैसे जैसे इसके ऊपर आर लगता जाएगा, अब आर कैसे ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेंगे तो यहाँ पर कार्बन की डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, कम होगा। तो क्या ध्यान रखना, जैसे जैसे आर प्लस आई ग्रुप कार्बन पर बढ़ते जाएंगे, इसकी रिएक्टिविटी जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा दें तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए अगर हम कंपेयर करें अलग अलग चीज़ों को, देखो क्वेश्चन इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अलग अलग आपको क्या लिख देंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स लिख देंगे। तो सबसे पहला तो आपने क्या देख लिया जनरल कि एल्डिहाइड में एक आर कम होगा, तो एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा होती है, कीटोन से ज़्यादा होती है। और फिर अलग अलग कीटोन्स में कंपेयर कर सकते हैं। एल्डिहाइड में भी जितना आर का साइज बढ़ता जाएगा उतनी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये अच्छी तरह क्लियर हो गए पॉइंट। मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या होगा कि निम्न को न्यूबिक स्नेही योगात्मक क्रिया के घटते क्रम में लिखो, राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे हमने दिया कंपाउंड एल्डिहाइड, रीजन भी साथ साथ समझ में आएगा। देखो फॉर्मेल्डिहाइड विल बी द मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि छोटे एटम लगे हुए हैं, एच लगा हुआ है। उसके बाद एसिटल्डिहाइड की ज़्यादा होगी किससे, एसीटोन से। दो एल्काइल ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया, डेफिशिएंसी कम की। दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गए, डेफिशिएंसी। तो ये ऑर्डर हो गया एक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। और एग्जांपल बताता हूँ। देखो और कंपाउंड लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड।
विल बी मोर देन एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड का और एल्डिहाइड ले लें, मान लो प्रोपेनल ले लिया, तो प्रोपेनल की रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी, किससे? इससे। उसके बाद देखें हम एसीटोन। अब एल्काइल ग्रुप का साइज जितना बड़ा होता जाएगा उतनी रिएक्टिविटी और कम होती जाएगी। मान लो एसीटोन को कंपेयर किया हमने ब्यूटेनॉन से, तो रिएक्टिविटी और कम होती जाएगी। इसका एक और रीजन देख सकते हो, देखो यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट वाला बात तो बताइए। दूसरा, जैसे जैसे इसका साइज बढ़ जाए, इस केस में देखो इनका साइज बढ़ गया, बल्कि ग्रुप, ये ग्रुप जितने ज़्यादा बल्कि होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, उतनी भी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती जाएगी। न्यूक्लियोफाइल को अटैक के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। न्यूक्लियोफाइल को एक तो इफेक्ट आया, आपने प्लस आई इफेक्ट देखा, जिससे कि कार्बन पर क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो रही है। दूसरी चीज़ क्या है? ये ग्रुप जितना बड़ा होता जाएगा, इसको हम बोलेंगे स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा, उतनी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटे क्वेश्चंस में, रीजनिंग में आपको काफ़ी पूछा जाता है। क्या लिखेंगे? अलग अलग कंपाउंड लिख देंगे, बताओ कि क्या होगा। अब हम कंपेयर करें थोड़ा सा एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को। देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो हैं, एरोमेटिक की जो रिएक्टिविटी है वो एलिफेटिक से और भी बहुत कम होती है। एरोमेटिक की रिएक्टिविटी एलिफेटिक से बहुत कम होती है। देखो क्यों होती है, ये मैं बताता हूँ अभी आपको। रीजन, इसका रीज़न क्लियर हो जाएगा क्यों ये रिएक्टिविटी कम होती है। देखिए ध्यान से आप जरा, अब अगेन इसको क्या बोलेंगे? इस ग्रुप का इस पे कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है? माइनस एम। हम ये क्या कह सकते हैं कि इस रिंग का प्लस एम ऑन दिस। तो इसका कैसे होता है प्लस एम? इस रिंग का क्यों होता है? देखिए कि ये अगर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, कैसी स्ट्रक्चर होगी? देखो आप, ये ऐसे कैसा रहा, ये ऐसा रहा। यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ओ पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। और इस पे क्या आ गया? एच। और यहाँ पे क्या आ गया? हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया रिंग में। अब सिमिलरली इसको हम डिलोकलाइज करें, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो ओवरऑल आपने क्या देखा? इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस पे होना है? कार्बन पे होना है। लेकिन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होकर, पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ पर है? रिंग पे आ रहा है। इससे इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? काफ़ी कम होगी। किसके लिए? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि एरोमेटिक की रिएक्टिविटी जो है वो एलिफेटिक से काफ़ी कम होती है। ये इसका रीज़न आ गया। देखो पता चल रहा है साफ साफ कि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि रिंग ने कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को क्या कर दिया? कम कर दिया। दूसरे फैक्टर बिल्कुल वैसे वैसे लागू होंगे। देखो अब इसी एरोमेटिक में भी क्या हो सकता है? यहाँ दूसरे ग्रुप लग सकते हैं, ये बल्कि ग्रुप लग सकता है। तो जितने ग्रुप यहाँ प्लस आई वाले बढ़ते जाएंगे, ये तो चेंज होगा नहीं। ये एच की जगह आर आ जाएगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। आर जितना बड़ा हो जाएगा उतनी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अलग अलग कुछ एरोमेटिक कंपाउंड लिखता हूँ, आप बताना कि उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या चीज़ है। जैसे मैंने एक लिखा बेंजल्डिहाइड, फिर मैंने लिखा एसीटोफिनॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड दिस। फिर मैंने लिखा बेंजो, 2 रिंग लगी बेंजो फिनॉल। अब देखो इसके अंदर बेंजल्डिहाइड, ये रिंग तो कॉमन है, ऊपर वाला ग्रुप कंपेयर करना है। इसके अंदर क्या लग गया? देखो एच की जगह एक प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लग गया, तो इसकी प्लस आई वाला ग्रुप लगा। इस केस में एक और रिंग लग गई जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और कम। इसका मतलब बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एसीटोफिनॉन से, एसीटोफिनॉन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी किससे? बेंजोफिनॉन से। इसी प्रकार मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपके लिए, और आप बताना राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं कुछ कंपाउंड बना रहा हूँ और उनको आप लिखिएगा, आंसर आप बताना मेरे को क्या होगा। बेंजल्डिहाइड,
बेंजल्डिहाइड, ये भी बेंजल्डिहाइड, और एक ले लिया हमने एसिटोफिनॉल। ये तो पता ही है। अब इसमें ग्रुप लगा रहा हूँ, अभी और ग्रुप लगाता हूँ। देखो इसके अंदर कौन सा ग्रुप लगा दिया, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, इसकी ज़्यादा करनी है, इस पे लगा दिया हमने मिथाइल ग्रुप। अब आप देखो और कंपेयर करो इसके अंदर। नाइट्रो ग्रुप कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करेगा, रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, दिस विल बी मोर। इन दोनों में कंपेयर किया, ये टॉल मिथाइल ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, रिएक्टिविटी कम करेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी। और यहाँ पर रिएक्ट होना है, इसके अंदर डायरेक्ट लगा हुआ है CH3 ग्रुप, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसके अंदर लिस्ट हो जाएगी। तो हमने और ग्रुप लगे होते हैं, उसका इफेक्ट भी देखने का आया कि कैसे रिएक्टिविटी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो हमने रिएक्शन स्टार्ट किया, और रिएक्शन स्टार्ट में क्या पढ़ा, मतलब बहुत सारी रिएक्शन आएंगी इसके अंदर। उसका मैंने नॉमेनक्लेचर भी अलग टाइप से किया, नंबर 1 2 3 नहीं किया, ए हेडिंग डाला है। ए में कुछ रिएक्शन लिखेंगे, फिर बी में, फिर सी में, ऐसे चलेंगे इसकी रिएक्शंस। और इस चैप्टर में बहुत सारी नेम रिएक्शंस आएंगी, वो सारी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छी तरह डिटेल में करना है आपको। ओके, यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।